हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो आज की हमारी कंप्लीट क्लास रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर रहेगी। ठीक है, इसके अंदर हम उसके पर्पस पढ़ेंगे, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी जो स्टेप्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप्स से, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, पर्पस से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए। हालांकि प्रिंसिपल से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है? जैसे कि रिव्यू का मतलब होता है कि जो पहले स्टडीज़ हो चुकी है ना, जो भी हमारा एक रिसर्च प्रॉब्लम अपने पिछली क्लास में डिस्कस की, तो रिसर्च प्रॉब्लम जो बनाई अपन ने, तो उसके रिगार्डिंग उसके जो टॉपिक हमारा रिसर्च प्रॉब्लम का था, तो उससे पहले क्या क्या स्टडीज़ हो चुकी है, तो उनके बारे में स्टडी करना। मतलब कि पहले पास्ट के अंदर क्या क्या स्टडीज़ हो चुकी है उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है। अब इसकी बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं, क्या बोलना चाह रही है ये। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये की स्टेप इन रिसर्च, जो रिसर्च की जो प्रोसेस होती है उसका क्या होता है? की स्टेप होती है। ओके, लिटरेचर रिव्यू इज द डॉक्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू ऑफ द पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड वर्क फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा इन द एरियाज ऑफ द स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। लेकिन जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है? जैसे कि मेरा स्पेसिफिक टॉपिक है, रिसर्चर है जो रिसर्च कर रहा है, उसका अपना कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर। ठीक है, जिसका इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिसर्च का, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि इससे पहले क्या क्या स्टडीज़ हो चुकी है, तो उसके लिए वो क्या क्या प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स का यूज़ करेगा। ठीक है, सोर्स इस प्रकार से करेगा, व्यापक रूप से करेगा। ठीक है, जो भी सोर्स है पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड है, उनका व्यापक रूप से क्या करेगा? वो यूज करेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। ठीक है, जो भी रिसर्चर है वह अपनी स्टडी के लिए क्या करेगा? प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स का यूज करेगा, जो पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड हो सकते हैं। ठीक है, उनका व्यापक रूप से, कॉम्प्रहेंसिव रूप से स्टडी करेगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स पहले से अवेलेबल है उनका क्या करेगा? व्यापक रूप से अध्ययन करेगा। सेकंड में क्या बोला गया है? इट इज एंड द एक्सटेंसिव सर्वे ऑफ द ऑल अवेलेबल पास्ट स्टडीज रिलेवेंट टू फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। मतलब कि जिस फील्ड के अंदर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, उसी फील्ड के रिलेटिव, मतलब कि रिलेवेंट पास्ट में क्या क्या स्टडीज़ हो रखी है, तो उनका हम क्या करेंगे? एक्सटेंसिव सर्वे करेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने किस किस मेथोडोलॉजी का यूज़ किया है, किस किस हाइपोथेसिस का यूज़ किया, कैसे हाइपोथेसिस बनाए उन्होंने, तो उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे? हमारी जो भी नई स्टडी है उसको प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए प्रिपेयर करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना पड़ेगा, मतलब कि रिव्यू करना पड़ेगा पीछे जाके। ओके, फिर चलते टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स दैट आर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड एंड दैम दैट नीड फर्दर। और कहाँ यूज करेंगे हम? देखिए, फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉब्लम्स दैट आर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड, जो पहले से इन्वेस्टिगेटेड हो चुकी है, और क्या नया हमें फर्दर रिसर्च करने की जरूरत है, तो उसका भी हमें क्या पता चल जाएगा। ओके, इट गिव अस द नॉलेज अबाउट व्हाट अदर्स हैव फाउंड आउट इन द रिलेटेड फील्ड ऑफ द स्टडी एंड हाउ दे हैव डन इट। और उन्होंने कैसे इस स्टडी को कंप्लीट किया था और कैसे वर्क किया था, इसका भी हमें क्या लगेगा? आइडिया लग जाएगा, नॉलेज मिलेगी उससे। ठीक है, फिर आता है पर्पज ऑफ द रिव्यू। देखिए भाई लोगों, इसको है ना आप थोड़ा सा 7 स्टार 5 स्टार जो भी आपको करना है वो कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्पज ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो टू गेन द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द रिसर्च टॉपिक, हमें क्या प्रोवाइड कराता है? एक बैकग्राउंड प्रोवाइड कराता है। जो भी हमारी रिसर्च का जो टॉपिक है उसके लिए हमें बैकग्राउंड प्रोवाइड कराता है। टू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट रिलेटिंग टू इट, पोटेंशियली रिलेशनशिप बिटवीन दैम एंड टू फॉर्मुलेट रिसर्चेबल हाइपोथेसिस, और ये हमें ये भी बताता है कि क्या क्या रिलेशनशिप बन सकता है और हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मुलेट होगी, तो उसके बारे में हमें क्या देता है? आइडिया देता है। ठीक है, ये इसके पर्पज है, बैकग्राउंड नॉलेज देता है और हमें बताता है कि रिलेशनशिप कैसे बनाई जाती है टू वेरिएबल्स के बीच में, और जो हाइपोथेसिस है उसको हम कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी रिसर्च। देखिए, और ये हमें क्या प्रोवाइड कराएगा? ये हमें ये भी प्रोवाइड कराएगा कि जो पास्ट में हुई जो रिसर्च है वह उसके अंदर कौन कौन सी मेथोडोलॉजी का यूज़ किया गया है, कौन सी रिसर्च डिजाइन का यूज़ किया गया है। ठीक है, मेजरिंग के लिए कौन कौन से कंसेप्ट्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया गया है एनालिसिस करने के लिए, जो भी डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया उनका एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया गया है। फिर है आइडेंटिफाई डाटा सोर्स यूज्ड बाय द अदर रिसर्चर्स, और ये भी बताएगा कि उन्होंने कौन कौन से, जो पास्ट में रिसर्चर्स ने जिन्होंने रिसर्च की है उन्होंने कौन कौन से डाटा के सोर्स का यूज़ किया है। ठीक है, फिर आगे क्या बताएगा? पॉइंट है वे फॉर द फर्दर रिसर्च के लिए, मतलब कि ये एक रास्ते खोलता है फर्दर रिसर्च की। अब ये चीज़ बताओ मेरे को, पिछली बार मतलब कि पास्ट में जो स्टडीज हो चुकी है तो उनसे अपन को आइडिया मिलेगा कि यार आगे अपन और क्या रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नई रिसर्च के लिए हमें क्या प्रोवाइड करेगा? एक वे प्रोवाइड करेगा, एक रास्ता प्रोवाइड करेगा। ठीक है भाई गाइज, फिर देखते हैं सी वॉट हैज़ एंड हैज़ नॉट बीन द इन्वेस्टिगेटेड, क्या इन्वेस्टिगेटेड हो चुका है और हमें क्या इन्वेस्टिगेटेड करना है, इसका भी हमें क्या लगाता है? पता लगता है इससे। आइडेंटिफाई नीड फॉर एडिशनल रिसर्च, कि हम और क्या एडिशनल रिसर्च कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हमें बताता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिलेवेंट थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर ए रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमें ये भी पहचानने के लिए हेल्प करता है कि रिलेवेंट थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल जो फ्रेमवर्क होता है फॉर द रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, उसके बारे में भी हमें बताता है।
ठीक है। तो थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, और अगर आपको मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से अगर देखना है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4th ईयर 3rd ईयर के लिए अपने चैनल के ऊपर डिक्लेयर कर चुका हूँ। तो अगर आप किसी भाई को जरूरत हो कि मैनेजमेंट, CHN, ठीक है, OBG, रिसर्च, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसकी भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे 3rd ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4th ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, ओके। फिर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देखिए इसके 4 टाइप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, ठीक है। एक होता है ट्रेडिशनल नैरेटिव रिव्यू बोलेंगे, सेकंड है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, और थर्ड है मेटा एनालिसिस, और 4 है मेटा सिंथेसिस। तो आई होप आपको नाम तो याद हो चुके होंगे। फर्स्ट है ट्रेडिशनल, सेकंड है सिस्टमेटिक, तीसरा है मेटा एनालिसिस, चौथा है मेटा सिंथेसिस, ओके। तो देखिए जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो पुरानी जमाने से चला आ रहा है, मतलब कि एक समरी लिखते हैं ना अपन, मतलब कि एक पैराग्राफ फॉर्म है कि यहाँ से अपन स्टोरी नहीं लिखी थी क्या, स्टोरी पहले लिखते थे ना, 1 पेज की स्टोरी लिखी है, ठीक है। फिर बाद में हमने क्या किया, फिर सिस्टमेटिक वे से लिखना स्टार्ट किया। सिस्टमेटिक वे का मतलब हो गया जिसके पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर डेफिनेशन लिखते हैं, फिर टाइप्स लिखते हैं। तो ये क्या होता है, सिस्टमेटिक रिव्यू होता है। मतलब कि देखिए जो ट्रेडिशनल वाला है इसके अंदर हम क्या करेंगे, पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे। कोई भी जो भी हमारी जो लिटरेचर है हमने रिसर्च की उसको हम एक पैराग्राफ फॉर्म में पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। एक पैराग्राफ हो गया, दूसरा पैराग्राफ हो गया, तीसरा पैराग्राफ हो गया। बट सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक वे से लिखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके टाइप्स लिखेंगे, फिर उसकी इटियोलॉजी लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि अपन एमएसएन के अंदर फॉलो करते हैं ना, वैसा आप सिस्टम समझ सकते हो, ठीक है। सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना लिटरेचर को, ओके। फिर आता है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस का मतलब होता है कि इसके अंदर जो स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स होती है उसका यूज करेंगे, जो अपन 7 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ओके। तो ये क्या किसकी की जाती है, जो क्वांटिटेटिव स्टडी होती है ना उनके लिए इसका यूज किया जाता है। और जो मेटा सिंथेसिस है, मेटा सिंथेसिस ये होती है नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और इसका यूज किया जाता है जो क्वालिटेटिव स्टडी होती है ना उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। तो आप मेरे को बता दीजिए कि टाइप्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर कितने टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, ट्रेडिशनल होता है, सिस्टमेटिक होता है, ठीक है, तीसरा होता है मेटा एनालिसिस और मेटा सिंथेसिस, ओके। भाई साहब इसके सोर्स को भी आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि सोर्स पे भी क्वेश्चंस बनता है 2017 और उससे पहले भी पूछा गया है, ठीक है। जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उससे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आपको बोलेगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर को शॉर्ट नोट्स लिखिए इसके ऊपर। और सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, 2 नंबर की आ जाएगी डेफिनेशन वगैरह इसके अंदर। फिर आएगा इसकी टेक्निक्स क्या, सोर्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर आ जाएगा, पर्पज पूछ लेगा इसके अंदर, और इसकी स्टेप्स पूछ लेगा, ठीक है। तो अपन सोर्स को एक बार देख लेते हैं ऑन द बेसिस ओरिजिन के बेसिस पे क्या होता है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि जो ऑथर होता है, खुद होता है, रिसर्चर होता है, तो वो खुद अगर कोई रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है हमें तो वो प्राइमरी सोर्स होता है। सेकेंडरी जैसे कि कोई बुक लिख दी किसी ऑथर ने, ठीक है, ओरिजिनल ऑथर ने बुक लिखी और उसका कोई मतलब कि शॉर्ट नोट्स में या कैसे भी आपको पढ़ा रहा है या आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। तो अभी इसके एक बुक लैंग्वेज देख लेते हैं क्या बोलना चाहिए। ए प्राइमरी सोर्स इज रिटन बाय ए पर्सन हु डेवलप्ड द थ्योरी या कंडक्टेड द रिसर्च। मतलब कि जिसने भी रिसर्च कंडक्ट की है वो हो, और जिसने थ्योरी पब्लिश की है वो हो, और जिससे हमें मिली हो वो क्या होगा, प्राइमरी सोर्स होगा। सेकंड डेफिनेशन भी इसकी सेम सी है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, मतलब कि सेम से लिखा हुआ है। इट इज द रिटन बाय अ पर्सन, ये किसके द्वारा लिखी जाती है, पर्सन के द्वारा, वो डेवलप द थ्योरी, जिसने क्या किया है, डेवलप किया थ्योरी, और कंडक्ट द रिसर्च, जिसने रिसर्च कंडक्ट की है, मतलब ओरिजिनल जो ऑथर होता है वो होता है इसके अंदर, ठीक है, प्राइमरी सोर्स के अंदर। मोस्ट प्राइमरी सोर्स फाउंड इन पब्लिश लिटरेचर, जो जितने भी पब्लिश लिटरेचर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स के रूप में वर्क करते हैं। लिटरेचर रिव्यू मोस्ट रिलाई ऑन प्राइमरी सोर्स, मतलब कि जो लिटरेचर रिव्यू होता है ना मोस्ट रिलायबल किसके लिए होता है, प्राइमरी सोर्स के लिए होता है। मतलब कि हमें अगर दो ऑप्शन मिले कि एक तो प्राइमरी सोर्स आपको दिया जा रहा है, एक सेकेंडरी सोर्स दिया जा रहा है, तो जो रिसर्चर होता है वो हमेशा किसको प्रीफर करेगा, प्राइमरी सोर्स को, ठीक है। मतलब कि प्राइमरी सोर्स को लेने का प्रयास करेगा वो हमेशा। अगर प्राइमरी सोर्स अवेलेबल है, उपस्थित नहीं है, तब जाके उसको सेकेंडरी सोर्स में जाना पड़ेगा, ओके, गॉट इट। अब अपन चलते हैं इसके सेकेंडरी सोर्स। दीज आर द स्टडीज प्रिपेयर्ड बाय समवन अदर, मतलब कि किसी दूसरे के द्वारा ये पब्लिश की जाती है देन ओरिजिनल रिसर्चर, मतलब कि जो ओरिजिनल रिसर्चर होता है ना उसके अलावा कोई दूसरा है ना इसको पब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे कि कोई बुक है, रिसर्च की कोई बुक है, उससे मैंने शॉर्ट नोट्स उठाए, बट अगर वो रिसर्चर आप उस बुक को पढ़ोगे तो वो क्या हो जाएगी, प्राइमरी सोर्स, और उस बुक से मैंने शॉर्ट नोट्स बना के आपको पेश कर रहा हूँ, ठीक है, आपको दे रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सोर्स हो जाऊँगा। मैं क्या हो जाऊँगा, सेकेंडरी सोर्स, और जो मेरे नोट्स क्या होंगे वो भी एक सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे, गॉट इट। इट इज यूज्ड व्हेन द प्राइमरी सोर्स इज अनअवेलेबल, ये कब यूज करेंगे हम, जब हमारा प्राइमरी सोर्स क्या होगा, अनअवेलेबल होगा। जब हमारे पास बुक नहीं रहेगी तब हम जाके आपकी नोट्स पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है सोर्स में अच्छा है इसलिए पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है। ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी लिखा है, बुक से मैंने नोट्स बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सेकेंडरी सोर्स, बुक रिटन प्राइमरी सोर्स, ठीक है। जिसने बुक लिखी है वो क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स, और मैं क्या हो गया, और जो मेरे नोट्स हो गए वो क्या हो गया, सेकेंडरी नोट्स हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन द लोकेशन, भाई हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं उस लोकेशन के बेसिस पे होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक सोर्स और एक होता है प्रिंटेड सोर्स। प्रिंटेड सोर्स का मतलब हो गया जैसे कि हम न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, बुक्स वगैरह हो गई, ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, अनपब्लिश्ड थीसिस हो गई, जर्नल्स हो गए, तो ये क्या चीज़ होती है, ये प्रिंटेड सोर्स होता है, ठीक है। सेकंड होता है इलेक्ट्रॉनिक सोर्स। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जनरल और एक होता है की इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस फॉर नर्स रिसर्च आर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताता हूँ। जनरल इलेक्ट्रॉनिक में तो क्या होता है, जैसे गूगल पे अपन ने कुछ भी सर्च कर लिया तो वहाँ से अपन को उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ से अपन को मिल जाती है, ठीक है। सेकंड है की इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस फॉर द नर्स रिसर्चर्स। इसके अंदर देखिए सीनियर्स का यूज करेंगे, मिडलाइन का यूज करेंगे और मेडलर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इनका इसके अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सीनियर्स पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो एक बार इसको आप पढ़ लेना। इसकी फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एलाइड हेल्थ लिटरेचर। क्या होगी, क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्स एलाइड हेल्थ लिटरेचर, ओके।
अब इसके बाद चलते हैं प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, प्रिंसिपल्स पे अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ इनको। शो रिस्पेक्ट फॉर द लिटरेचर, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो भी लिटरेचर है उसकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बी फोकस्ड एंड क्रिटिकल, जो भी हमारी लिटरेचर है वो क्या होना चाहिए, फोकस्ड, केंद्रित होना चाहिए पर्टिकुलर। और क्रिटिकल का मतलब होता है उसके अंदर मतलब कि जैसे अच्छी चीज़ें के साथ साथ मतलब कि डिफिकल्टीज, जो रिसर्चर होता है जिसने पास्ट में रिसर्च की है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उनका भी इसके अंदर कंक्लूजन होना चाहिए। अवॉइड मोर डिस्क्रिप्शन, मतलब कि इसके अंदर है ना अवॉइड करना चाहिए मोर डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन को अवॉइड करना चाहिए। राइट अप आफ्टर योर अदर चैप्टर्स, ठीक है। और अदर में क्या क्या आएगा, डू नॉट बी बायस्ड, इसके अंदर किसी प्रकार का बायस्ड नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट एंड शो वाई योर साइड इज मोर इंपॉर्टेंट, मतलब कहना क्या चाह रहा है, इसके अंदर दोनों प्रकार का है ना आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए, बट आपका जो साइड है, आप जिस भी साइड में हो वो मोर इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी आपको इसके अंदर बताना पड़ेगा। मिक्स आर्ग्यूमेंट विद द एक्सप्लेनेशन, दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए और विद एक्सप्लेनेशन के साथ होना चाहिए। राइट एट द लेवल ऑफ योर ऑडियंस, मतलब कि इस प्रकार लिखना चाहिए कि जो आपकी ऑडियंस है उनको आसानी से समझ में आ जाए। राइट एट द लेवल ऑफ योर ऑडियंस, मूव फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक, हमें किस साइड मूव करना चाहिए, कभी भी लिटरेचर लिखे तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है। मूव फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स, और इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करना है अपन को। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। अब आती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर की स्टेप्स। ठीक है भाई साहब, ये 19, 16, 21 और 15 में पूछी गई है और इस बार आने के चांसेस हैं, तो इनको एक बार आप अच्छे से याद कर लेना। एक बार मैं समझा देता हूँ क्या क्या होता है इनके अंदर। पहले देखिए नेरो द टॉपिक, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा लिटरेचर उसका टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक से, अकॉर्डिंग टू लिटरेचर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द रिलेवेंट सोर्स, फिर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिलेवेंट सोर्स, कि हमें गूगल से सर्च करना है, किसी बुक से लेना है, या किसी प्राइमरी सोर्स का यूज करना है या सेकेंडरी सोर्स का यूज करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द रिलेवेंट सोर्स। फिर सर्च फॉर लिटरेचर, जैसे कि हमने प्राइमरी सोर्स का यूज किया, फिर उसके अंदर हम सर्च करेंगे लिटरेचर, भाई कहाँ है हमारा लिटरेचर, फिर उसको रीड आउट करेंगे, जैसे मिल गया फिर हम क्या करेंगे, रीड द सिलेक्ट आर्टिकल एंड इवालुएट, फिर हम उसको क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। ओके, और उसको इवैल्यूएट करेंगे कि हमारी स्टडी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, फिर उसको ऑर्गेनाइज द सिलेक्टेड पेपर बाय द लुकिंग फॉर पैटर्न्स बाय द डेवलपिंग सब टॉपिक्स, मतलब कि उसको एक सिस्टमेटिक वे से लिखना है। ठीक है, टॉपिक फिर सब टॉपिक आएगा। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज उसको रखना है कि पहले कौन सी स्टडी हो चुकी है, फिर उसके बाद में कौन सी होगी, फिर कौन सी हुई, या तो असेंडिंग क्रम में या डिसेंडिंग क्रम में उसको अपन को लिखना है। ठीक है, मतलब कि जैसे 2019 में पहली स्टडी हुई, फिर 2017 में हुई, फिर 2014 में हुई, फिर 2012 में हुई, या फिर ऐसे कर सकते हो कि 2002 में हुई पहले, फिर 2004 में, फिर 2014 में, 2017 में, 2019 में, इस प्रकार से। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में आपको इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट के अंदर आपको उसको एक सिस्टमेटिक वे से लिखना होगा और टॉपिक और सब टॉपिक को उसके अंदर सब टॉपिक वगैरह करके इसको लिखना है। फिर आता है डेवलप ए थीसिस, इसके बाद में हमें एक थीसिस बनानी पड़ेगी कि हमारी जो लिटरेचर है वो इतनी पास स्टडीज़ हो चुकी है, उसके अंदर क्या कंक्लूजन निकलता है, उसके अंदर भाई कितनी स्टडीज़ हो चुकी है, कितना क्या चीज़ें हो गई है। ठीक है, डेवलप ए थीसिस करनी है। फिर राइट द लिटरेचर रिव्यू, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना है। रिव्यू वर्क लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, ये एट वाली स्टेप ऐसी है, बट आपको है ना 7 स्टेप है, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, साथ में अपन क्या 7 स्टेप में क्या कर देंगे, राइट द लिटरेचर रिव्यू, हम उस लिटरेचर को लिख देंगे। पहले हमने क्या किया, एक टॉपिक डिसाइड किया। ठीक है, नेरो द टॉपिक एंड सेलेक्ट द लिटरेचर अकॉर्डिंग, जो भी हमारा लिटरेचर है वो अकॉर्डिंग है हमारे टॉपिक से। ठीक है, लेकिन जिस पे अपन रिसर्च कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग है लिटरेचर। फिर आइडेंटिफाई द रिलेवेंट सोर्स, उसके लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे रिलेवेंट सोर्स, जैसे प्राइमरी सोर्स हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया। ठीक है, इंटरनेट का यूज कर लिया, जो भी हमारे रिलेवेंट सोर्स है उसको यूज करना है। ओके, फिर हम करेंगे सर्च द लिटरेचर, लिटरेचर को क्या करना है, सर्च करना है, भाई इसके अंदर कहाँ है हमारा टॉपिक, काम की चीज़ें है कि नहीं इसके अंदर। रीड द सेलेक्ट आर्टिकल और इवैल्यूएट, और उसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए यूजफुल है, कौन कौन से नहीं है। फिर ऑर्गेनाइज द सेलेक्टेड पेपर्स, फिर उसको क्या ऑर्गेनाइज में हमें सिस्टमेटिक वे से रखना है। फिर आता है डेवलप ए थीसिस करेंगे, फिर राइट द लिटरेचर रिव्यू कर देंगे। ओके, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं और थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बाय।